नमस्कार साथियों, टेक्निकल देव राही क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन फिफ्थ संस्करण है जो 2026 में एडिशन मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें अपन ने 7 से 8 क्लासेस देख ली हैं। आज अपन को देखना है जिसमें अपन विषय सूची चेक कर लेते हैं क्या क्या अपन ने देखा है। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य परिचय देखा है, वन लाइन। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य देखे हैं अपन ने। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अपन ने देखा था मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना, मध्य प्रदेश की नदियां एवं अफवाह तंत्र, मध्य प्रदेश के बांध एवं परियोजनाएं कंप्लीट कर ली हैं। मध्य प्रदेश के जलप्रपात, कौन सा कहाँ पर जलप्रपात है ये देखा था अपन ने। मध्य प्रदेश की झीलें एवं तालाब कंप्लीट कर ली हैं और मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ भी कल अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन को देखना है मध्य प्रदेश में कृषि, कौन सी फसल कहाँ पे होती है, इसके लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, किस मौसम में कौन सी कृषि की जाती है, ये जलवायु कौन सी कहाँ पर चाहिए होती है और मध्य प्रदेश में पशुधन कौन कौन से हैं। तो आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये अपनी 12वीं यूनिट है मध्य प्रदेश में कृषि। इसको अपन ने कितने प्रकार में बांटा गया है देखिए, पहले मृदा में बांटा गया है, फिर इसकी मिट्टियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, फसल के प्रकार अपन को देखना है, प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं, बागवानी, सिंचाई साधन कौन कौन से होते हैं एवं अन्य, किसके लिए कौन सा जीआई टैग वगैरह मिला है क्या क्या। आइए देखते हैं फसलों के लिए फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है और खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाती है। तो रबी की फसल में अपन देखें खाद्यान्न है, तिलहन है, दलहन है और अन्य है। जितनी दालें वाली फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं, रबी की फसल हो जाए। खरीफ की फसल में खाद्यान्न है, तिलहन है, दलहन है और अन्य, इसमें भी ये खरीफ की फसलें आती हैं। तो जो गेहूं है और जौ है, सरसों, सूरजमुखी, अलसी है, चना है, मसूर है, मटर है, ये ठंड के मौसम में, यानी ठंड का मौसम एंड होगा, गर्मी के मौसम में ये फसलें बोई जाती हैं। जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है, सूरजमुखी है, तिलहन है, चना है, मसूर है और मटर। फिर इसके बाद अन्य फसलें आ जाती हैं, अदरक है, अफीम है, लहसुन है व धनिया। जी क्या है, अन्य फसलें। तो ये खरीफ की फसलें हो जाती हैं। फिर इसके बाद अपन रबी की फसलें हो जाए, इसके बाद अपन खरीफ की फसलें देखी जाती हैं जो बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। जी खरीफ की फसलें हैं, इसमें कौन सी फसल आ जाएगी, जैसे चावल है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, कपास है, तिलहन है, मूंगफली है, उड़द दाल है, अरहर है, मूंग है व अन्य फसल कौन सी हो जाएगी, इसमें जूट है व तंबाकू। ये कब है, बरसात के मौसम में बोई जाती है, खरीफ की फसलें हो जाएंगी। फसल के प्रकार देखते हैं, यहाँ फसल की फसल है किस प्रकार की है, खरीफ है, रबी की फसल और जायद फसलें इसमें आती हैं। प्रकार में देखते हैं तो मानसूनी प्रकार में कौन से, मानसून कब होता है, शीतकालीन है कि ग्रीष्मकालीन है। तो इसमें बुआई के समय में जो खरीफ की फसलें हैं वो जून जुलाई के मौसम में बोई जाती हैं। अभी अब बरसात का मौसम लगने वाला है, जून से जुलाई में अब ये कौन सी अपनी खरीफ की फसलें बोई जाएंगी। फिर इसके बाद कौन सी, इसमें कब इसकी कटाई की जाएगी खरीफ की फसल में, सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाएगी खरीफ की फसल की। तो उदाहरण में इसमें क्या क्या आ जाए, कौन कौन सी फसलें हैं, मक्का है, धान है, कपास है, सोयाबीन है, मूंगफली है और तिल और मूंग। इस प्रकार की फसलें ये खरीफ की फसल में आती हैं। रबी की फसल कौन कौन सी हो जाएंगी, शीतकालीन मौसम में बोई जाती है, ठंड के मौसम में यानी शीतकालीन मौसम में बोई जाती हैं। इसकी बुआई कब की जाती है, अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और फरवरी से मार्च में जैसे ही गर्मी शुरू होती है, ग्रीष्मकालीन शुरू होती है, उसी के बाद ये फसलें काट ली जाती हैं। जैसे गेहूँ है, सरसों है, मटर है, चना है। इस प्रकार की फसलें अपने ये रबी की फसलें कहलाती हैं। फिर इसके बाद बीच में कौन सी फसलें आ जाती हैं, जायद फसलें आ जाती हैं। जब ग्रीष्मकालीन गर्मी का मौसम लगता है, जैसे मार्च अप्रैल के या मई के महीने में, मार्च अप्रैल में इनकी बुआई की जाती है और मई और जून में इनकी फसल को काट लिया जाता है, इनकी कटाई कर ली जाती है। उदाहरण में कैसे तरबूज है,
कद्दू है, मूंग है। इस प्रकार की ये जायद फसलें होती हैं। तो अपन ने इसको कितने प्रकार में बांटा है? रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई और जायद फसल। अपन 3 प्रकार की फसलों में बांटा है। मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें ही होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। मध्य प्रदेश में मृदा का विस्तृत अध्ययन हेतु पिछले अध्याय में अपन पढ़ चुके हैं कि मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की मिट्टी होती है और वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है। आज अपन को देखना है अन्य फसलों के प्रकार, जैसे रेशेदार फसलें हो गई, जूट है, कपास है, पटसन है व सनई है, जी कौन रेशेदार फसलें होती हैं। फिर कौन से हैं? उद्दीपन फसलें होती हैं, जैसे कॉफ़ी है, तंबाकू, चाय है, गांजा है, अफीम या भांग है। फिर चारा फसलें हो गई, नेपियर है, लेबिया है, ज्वार है, रिचका है, बरसीन या ल्यूसर्न है। जड़े मसाले हो जाती जैसे रूट वाली मसाले हो जाते, जैसे गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शकरकंद है, जी क्या है? रूट वाली फसलें जिसमें जड़ें होती हैं। तना वाली फसलें, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से जड़े वाली कौन सी फसल होती हैं और तने वाली कौन सी फसल होती हैं। जैसे जड़े में कौन सी हो जाती? गाजर है, मूली है, चुकंदर है व शकरकंद, ये कौन सी हैं? जड़ें वाली फसलें, इसमें रूट होते हैं, रूट क्रॉप्स। अब तने वाली फसलें स्टीम, जिसमें तना होते हैं, ऊपर पत्तियां जैसे होती है ना, जो आलू हो गए, अदरक हो गए, लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, ये क्या तने वाली फसलें हो जाएंगी, स्टीम क्रॉप्स। फिर क्या है? तिलहन फसलें। तिलहन में मूंगफली है, अलसी है, राई है, कुसुम है, सरसों है व सूरजमुखी। किस प्रकार की फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, जी क्या है? तिलहनी फसलें होती हैं। दलहनी फसलें जिनसे दालें प्राप्त होती हैं, जैसे मटर है, उड़द है, मूंगफली, अरहर है, मसूर है, चना है, अरहर है व बरबट है। इस प्रकार की दलहनी फसलें होती हैं। नगदी फसलें क्या होती हैं? जैसे गन्ना है, तंबाकू है, मूंगफली है, चाय है, कॉफ़ी है, कपास है, जी क्या है? नगदी फसलें होती हैं, कैश क्रॉप्स होती है, जिनको तुरंत बेचो तुरंत पैसा मिल जाता है अपने लिए, इनको रोकना नहीं पड़ता है, जी क्या होती हैं? नगदी फसलें होती हैं। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं? जो खाने वाली फसलें, जैसे गेहूँ है, चावल है, मक्का है, जी क्या है? खाद्यान्न फसलें होती हैं। असम भारत में प्रमुख फसल उत्पादन एवं सर्वेक्षण देखा गया 2021-22 में, सबसे ज़्यादा गेहूँ का देखा गया। इसमें मक्का है, सोयाबीन है, सरसों है, इस प्रकार की फसलों का सर्वाधिक देखा गया है। प्रमुख फसलों का वर्णन देखते हैं। इसमें सबसे पहले है कौन सी फसल अपनी? गेहूँ। तो ग्रीष्म में इसके कुल कौन सा हो जाता है? ग्रेमिनेसी। इस फसल को क्या कहा जाता है? ग्रेमिनेसी। ये वनस्पति का नाम क्या होता है? ट्रीटिकम एस्टिवम। ट्रीटिकम एस्टिवम इस फसल का नाम है, गेहूं का। इसकी जलवायु कैसी होती है? समशीतोष्ण होती है, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए होती है। इसमें औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए होती है। किसमें कौन सी होती है गेहूं की? सरवती है, राज है, लोकमन है, सुजाता है, कल्याण सोना है, मैकरोनी है और मैकरोनी गेहूं होती है। ये कौन सी होती? गेहूं की किस्में हो जाती हैं इसमें। ट्रीटिकम गेहूं, राई और गेहूं के संकर से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया जाता है। ट्रीटिकम गेहूं से अन्य प्रकार की फसलें, इसी से और प्रजातियां गेहूं की निकाली जाती हैं। जैसे इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं गेहूं में? तो इसमें टुंडू रोग लगता है और किट्टू रोग और टुंडू रोग, जी किसमें होता है? गेहूं की फसल में लगता है, टुंडू रोग और किट्टू रोग। अग्रणी उत्पादक जिले कौन से हो जाते हैं? सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है गेहूं का? तो होशंगाबाद है, सीहोर है और नरसिंहपुर जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। तो कहाँ पर? होशंगाबाद है, सीहोर है और नरसिंहपुर जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद चावल की फसल देखते हैं। तो चावल के लिए ग्रेमिनेसी के नाम से जाना जाता है। वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइजा इसका नाम है और उष्णकटिबंधीय। इसकी जलवायु कैसी? अभी चावल अपन ने गेहूं में देखा था समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता, इसमें कैसी जलवायु चाहिए अपन को? उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए होती है। औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक। गेहूं में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए अपन को, और जबकि चावल में अधिक वर्षा चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पर चावल का उत्पादन किया जाता है। इसमें
किस्में कौन सी है? चिन्नौर चावल हो जाएगा, राजत चावल है, सेब है, अमन है, गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस है। विटामिन कौन सी ए प्रकार का इसमें स्रोत होता है? हंसा है, शुष्क सम्राट या काली मूछ, ये क्या है? इसकी किस्में हो जाएंगी चावल की। कौन सी? काली मूछ है, शुष्क सम्राट है, हंसा है और गोल्डन राइस है, अमन है और चिन्नौर चावल होता है। इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं? अंगमारी रोग लगता है और खैरा रोग। कौन सा लगता है? अंगमारी रोग और खैरा रोग। अपन ने उसमें देखे थे कौन से? गेहूं में टुंडू रोग और किट्टू रोग देखे थे, जबकि चावल में कौन से हो जाएंगे? अंगमारी रोग है, जिसे ब्लाइट कहा जाता है। ब्लाइट क्या? खैरा रोग कहा जाता है। अग्रणी उत्पादक जिले सबसे ज़्यादा बालाघाट में इसका उत्पादन और सिवनी में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है चावल का, बालाघाट व सिवनी में। मक्का का उत्पादन देख लेते हैं। मक्का का उत्पादन, इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? जियामेज। वानस्पतिक नाम क्या है? जियामेज इसका नाम है। इसमें किस्में कौन सी होती हैं? पिंटल है और टैड है, पिंटल टैड, ये इसकी किस्में हो जाएंगी। सरताज गंगा और सरताज गंगा 11 और डेक्कन, ये इसमें रोग कौन सा लगता है? व्हाइट वर्ट इसमें रोग होता है। मक्का में कौन सा व्हाइट वर्ट रोग होता है? अग्रणी उत्पादक जिले कौन? छिंदवाड़ा व नीमच में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ? छिंदवाड़ा व नीमच में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर इसके बाद देखते हैं कॉफ़ी क्या है? इसकी कुल कौन सा हो जाएगा? रुबिशियसी। कौन सी? रुबिशियसी कहती है। इसकी किस्में कौन सी हैं? अरेबिका है, उच्च कोटि की किस्म होती है अरेबिका। रोबेस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है कॉफ़ी का। लाइबेरिया है, अग्रणी उत्पादक जिला बैतूल में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। बैतूल के कुकड़ू हिल्स का ब्रिटिश नागरिक सेंट विलफोर्ड एवं फ्लोरो 110 हेक्टेयर में कॉफ़ी की बागवानी लगाई जाती है या बागवानी की जाती है। इसके बाद आता है सोयाबीन में कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। कौन सा है इसका कुल है? लेग्यूमिनेसी है। इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स इसका नाम है, वानस्पतिक नाम। इसकी किस्मों की बात करते हैं सोयाबीन की, तो इसमें कौन सी हो जी? अहिल्या है, अलंकार है, PS 1024 है, समृद्धि है और प्रतिकार, जिसकी किस्में हो जाएंगी किसकी? सोयाबीन की। अग्रणी उत्पादक जिले सबसे ज़्यादा उज्जैन में होता है और धार जिले में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। कपास की खेती देख लेते हैं, तो इसमें किस्में कौन सी होती हैं? कुल कौन सी होती है? मालवेसी इसका कुल है। और किस्में कौन सी होती हैं? श्यामली, सुबिन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, इसकी ये किस्में होती हैं। कौन सी? कपास की। महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, सुबिन है और श्यामली है। अग्रणी उत्पादक जिले हैं खंडवा व खरगोन में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बुरहानपुर जिले को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर को सुनहरे जिले के नाम से जाना। जो कौन सा है? खरगोन है, खंडवा है, बड़वानी और बुरहानपुर, इन जिलों को सुनहरे जिले के नाम से प्रसिद्ध है ये। तंबाकू में वानस्पतिक नाम कौन सा है? निकोटियाना। तंबाकू में कौन सा रोग होता है? निकोटिना नामक इसका नाम है। तंबाकू खाने से इसी प्रकार का रोग होता है। जलवायु कौन सी होती है? इसमें उष्णकटिबंधीय। इसमें चावल में भी कौन सी चाहिए थी अपन को? उष्णकटिबंधीय। तंबाकू में भी कौन सा जलवायु चाहिए? उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु चाहिए। किसमें कौन सी होती है? निकोटियाना रेस्टिका, निकोटियाना टुबेकम। अग्रणी उत्पादक जिले हो जाएंगे रीवा व सतना में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादक होता है। कौन सा? तो रीवा जिला है और कौन सा है? सतना जिला। अब गन्ने का उत्पादन देखते हैं, तो गन्ने में पोएक्सी नामक वानस्पतिक नाम कौन सा होता है? सैकरम। जलवायु कौन सी? उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए पड़ेगी। इसमें किसमें कौन सी हो जी? बाहुबली और श्रीमुखी इस प्रकार की किस्में हैं, बाहुबली और श्रीमुखी। उत्पादक जिले नरसिंहपुर जिले में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नरसिंहपुर जिले। मूंगफली लेग्यूमिनेसी प्रकार के, इसका कुल वानस्पतिक नाम है एराकिस हाइपोजिया, इसमें वानस्पतिक नाम है। जलवायु कैसी चाहिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। किसमें कौन सी हो जाए? कौशल है, चंदा है, चित्रकला है और विक्रम प्रकार की जलवायु
इसमें जिले कौन से हो जाए? खंडवा व खरवान जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। सरसों का उत्पादन देख लिए हैं तो ब्रेसा क्रेसी इस प्रकार के सरसों का एक कुल नाम है। वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिक्स। समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। अभी समशीतोष्ण जलवायु अपन ने गेहूं में देखी थी, यहाँ पे भी कौन सी चाहिए अपन को? समशीतोष्ण जलवायु चाहिए पड़ेगी। किस्में कौन सी हो जाएंगी? पूषा गोल्ड इसकी किस्म है। अग्रणी उत्पादक जिले मुरैना व ग्वालियर में सर्वाधिक उत्पादन सरसों का होता है। इसके बाद कौन सी? अफीम। वानस्पतिक नाम कौन है? पेवर सोमनीफेरम। अग्रणी उत्पादक जिले कौन? मंदसौर व नीमच में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पर? मंदसौर व नीमच में। दलहन में कौन सा है अग्रणी उत्पादक जिले? नरसिंहपुर व सीहोर इसका मुख्य उत्पादक जिले है। मध्य प्रदेश में बागवानी की बात करते हैं तो आम के लिए उत्पादक जिले हैं जबलपुर और रीवा में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। जहाँ नूरजहाँ इसका विशेष में देखते हैं, नूरजहाँ मध्य प्रदेश में, कट्टीवाड़ा अलीराजपुर और सुंदररजा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाने वाली आम की प्रजातियां आपको मिल जाएंगी। जो आम की प्रजातियां जैसे सुंदररजा है, नूरजहाँ है। नूरजहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा? अलीराजपुर में मिलेगा। सुंदररजा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाने वाली एक आम की प्रजाति है। आंवला की प्रजाति देखते हैं तो इसका उत्पादन पन्ना जिले में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आंवले को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। आंवला को क्या कहा जाता है? डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आंवला जिले पन्ना को जिले को कहा गया। आंवले की किस्में कंचन और कृष्णा है। आंवले की किस्में कौन कौन सी? कंचन और कृष्णा है। अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? रतलाम जिले में होता है। अंगूर नगरी रतलाम को कहा जाता है। अंगूर की नगरी कौन सी हो जाएगी? रतलाम जिले के लिए कहा जाता है। पपीता धार व रतलाम में होता है। केला कहाँ पर होता है? बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर प्रस्तावित है। अमरूद कहाँ पे सबसे ज़्यादा? रीवा में होगा। रीवा सतना में सबसे ज़्यादा। कहाँ पर? रीवा में आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन। ललितपुर अमरूद की प्रसिद्ध किस्में हैं। ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्में हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में सब्जी व मसाले उत्पादक सब्जियां कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन? जैसे आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा इंदौर में, प्याज खंडवा में, लहसुन सर्वाधिक कहाँ पर? मंदसौर में लहसुन पार्क प्रस्तावित है। धनिया सबसे ज़्यादा गुना में होगी। टमाटर मटर ये जबलपुर में है। जो मटर सबसे ज़्यादा आता है और टमाटर जबलपुर से आता है। अदरक कहाँ से? छिंदवाड़ा की प्रमुख फसलों के लिए विख्यात है। मसाले सबसे ज़्यादा मिर्च कहाँ पे होगी? खंडवा व खरगोन में। खंडवा खरगोन में प्याज भी होती है, मिर्च भी होती है। यहाँ पे मिर्च की मंडी भी है। हल्दी कहाँ पर होती? बुरहानपुर में सबसे ज़्यादा। धनिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? गुना में होती है। सर्वाधिक फसल में जिला कौन सा? सर्वाधिक फल उत्पादन, जहाँ सर्वाधिक फल होते हैं तो रतलाम हो जाएगा। रतलाम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अंगूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? रतलाम में होता है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन छिंदवाड़ा में। सर्वाधिक मसाले सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? बुरहानपुर। जैसे मसालों का उत्पादन के लिए पूछा जाएगा तो बुरहानपुर आ जाएगा। सर्वाधिक फल की बात की जाती है रतलाम है, और सब्जियों के लिए छिंदवाड़ा विख्यात जिला हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत एक तो भूमिगत जल स्रोत है, धरातलीय जल स्रोत है। भूमिगत को दो प्रकार से बांटा गया, एक तो कुआं से भी और एक नलकूप से भी, जो भूमि से अपन प्राप्त करेंगे। और धरातलीय है जो ऊपर जमीन के ऊपर से जो तालाब है जैसे नहर है, इसके लिए अपन पानी को रोक के रखते हैं और ये तालाब को रोक लिया, फिर वहाँ से नहरों के द्वारा पानी अपनी सिंचाई कर सकते हैं। जैसे तालाब में प्राकृतिक हो गई और कृत्रिम हो गई, और नहरों में कौन सी है? नियत वाहिनी होती है और अनियत वाही होती है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पति को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। चिमाता भील जनजाति व दाहिया बेगर बैगा जनजातियों की झूम कृषि करते हैं। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। इस प्रकार की कृषि क्या है? प्रतिबंधित है, क्योंकि झूम कृषि करने से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। मध्य प्रदेश में कुएं एवं नलकूप सिंचाई। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित
भूमि 67.3% भाग में सिंचाई कुओं और नलकूपों से की जाती है। 67% कुआं और नलकूप से की जाती है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में सिंचाई सर्वाधिक साधन है। कुएं नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई का मालवा क्षेत्र माना जाता है। सर्वाधिक कहाँ है? मालवा क्षेत्र में माना जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर व उज्जैन जिले को शुद्ध सिंचित भूमि का 84% व 79 यानी 80% ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या उज्जैन जिले में, जबकि इंदौर में जिसका दूसरा स्थान है। सर्वाधिक कहाँ पर है? उज्जैन में, और जबकि दूसरा कौन सा है? इंदौर हो जाएगा। घनत्व की दृष्टि से देखेंगे तो इंदौर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर 24 ट्यूबवेल है। 24% किलोमीटर पर ट्यूबवेल है। और कुआं में सर्वाधिक 81% सिंचाई मंदसौर जिले में होती है, जहाँ पे उत्तरी मालवा क्षेत्र आता है। जी कुएं और नलकूप से हो जी। फिर तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ? मध्य प्रदेश की कृत्रिम, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार से तालाबों का उपयोग सिंचाई के कार्यों के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश की कुल सिंचित भूमि में 2.7% भाग की सिंचाई तालाबों के द्वारा की जाती है। तालाबों के द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ? धार जिले में की जाती है। और यहाँ पे अपन देखते हैं तो मध्य प्रदेश के द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक जिला कौन सा हो जाएगा? बालाघाट। बालाघाट में सर्वाधिक जिला तालाब से ही की जाती है। तालाब के द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक झाबुआ में भी की जाती है, जहाँ 20% है, और दूसरी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में 15% की जाती है। नहरों के द्वारा सिंचाई मध्य प्रदेश के दूसरा प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा 17.6% भूमि पर सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ? दतिया जिले में की जाती है। नहरों द्वारा दो भागों में बांटा गया है, नित्यवाहिनी नहरें और अनित्यवाहिनी। नित्यवाहिनी ये वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकलने वाली होती हैं, सदैव जल से भरी रहती हैं। जिस प्रकार की नहरें कैसी? जो नदियों से बहकर हैं, जो सदा भरी रहती हैं और चलती रहती हैं। अनित्यवाहिनी इनसे वर्ष भर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती और मात्र नदियों में आ जाने से बाढ़ों में समय में सिंचाई की जाती है। अनित्यवाहिनी जब तक नदियों में पानी है जब तक तो ये नहरें चलेंगी, और जैसे नदियों का पानी सूखा तो उस टाइम पे ये नहरें बंद हो जाती है। क्या हो जाती हैं? अनित्यवाहिनी नहरें कहलाती हैं। सिंचाई के साधनों अपन देखते हैं, तालाबों से कितने? 2.7%, और नहरों से 17.6% होती है। और कुएं और नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई मध्य प्रदेश में कुएं व नलकूप से होगी। फिर कहाँ से होगी? नहरों से, नहर चलेंगी, फिर उसके बाद तालाब। अन्य से कितनी हो जाएगी? 12.4%। अन्य क्षेत्रों से भी, अन्य साधनों से भी सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना है, जो बृहद सिंचाई योजना है, मध्यम सिंचाई योजना है और लघु सिंचाई योजना में देखते हैं तो इस योजना में 10,000 हेक्टेयर उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई योजना की जाती है, जिससे बड़ी नहरें हो गई, बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी योजना भी शामिल होती। मध्यम में क्या होती? 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचाई सिंचित भूमि संभावित होती है, सम्मिलित होती है। इसमें छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा गया है। लघु प्रकार की इसमें 2 हेक्टेयर से कम की कृषि संचित होती है, जिसमें कुओं, निजी और सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें, जैसे बैनगंगा नहर है, जी कहाँ पे? इस पे बैनगंगा नहर से बालाघाट व सिवनी को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। जो मध्य प्रदेश की पहली, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। जो मध्य प्रदेश की पहली नहर है बैनगंगा नहर। फिर दूसरी कौन सी हो जाएगी? भांडे नहर, जिससे ग्वालियर, दतिया को जिले लाभान्वित होते हैं। इनको यहाँ से पानी की सप्लाई प्राप्त होती, जल की प्राप्ति। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में सीमा से बेतवा नदी से निकलती है। कहाँ से? बेतवा नदी से निकलती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से बेतवा नदी से निकलती कौन सी? भांडेर नहर। फिर इसके बाद हो जाती लहार नहर। लहार है जो ग्वालियर व दतिया में, यहाँ आपको ग्वालियर और दतिया को भी जल की प्राप्ति होती है। 86 किलोमीटर लंबी यह नहर भंडेर नहर से ही निकलती है। अब ये भंडार नहर से ही निकलेगी।
अभी जो मध्य प्रदेश सीमा की बेतवा नदी से अपन ने भंडार नहर में से लाहौर नहर निकल के आएगी। फिर है गुलाब सागर नहर, जी गांधी सीधी के लिए जोड़ेगी, जो सीधी जिले के खट्टी गांव के पास बनास की सहायक महान नदी पर स्थित है। सिंचाई के अन्य स्रोत भी हो जाए, जैसे बलराम ताल योजना 2007 से प्रारंभ की गई है। जल अभिषेक अभियान 2006 से प्रारंभ की गई है। खेत तालाब योजना 2007 से प्रारंभ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा? ग्वालियर होशंगाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचाई सबसे ज़्यादा डिंडोरी में, सबसे कम सिंचित क्षेत्र तो डिंडोरी है और सबसे ज़्यादा होशंगाबाद व ग्वालियर है, जहाँ पे गेहूं की सर्वाधिक फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई के साधन भरपूर हैं। प्रतिशत की दृष्टि से देखें सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। सबसे कम है जहाँ पर सिंचाई कम होती है वो डिंडोरी जिला हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान व द्वितीय स्थान में अग्रणी राज्य रहे हैं मध्य प्रदेश का रहा है। मध्य प्रदेश में कुल दलहन में रहा है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश है। तिलहन की बात करें तो राजस्थान है। मोटा अनाज में कर्नाटक है। कुल मसालों में मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान में रहा है। मध्य प्रदेश के सिंचाई क्रम की बात यहाँ पे है। अब देखते हैं अपन केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में के अनुसार, जो केंद्रीय सर्वेक्षण है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ यह देख ली मध्य प्रदेश में EFGN एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन परियोजना कौन कौन सी है, जो 2002 में शुरुआत की गई थी इंदौर से। जैसे परियोजना में शामिल कौन सी है? AEZ कौन सी है? लाभान मस्जिद, आलू है, प्याज है, लहसुन, इससे कौन से? इंदौर है, खंडवा, नीमच व इंदौर इसमें प्रमुख है। मसाले में गुना है, मंदसौर है, उज्जैन है और बुरहानपुर है। फिर इसके बाद होते शरावती गेहूँ। शरावती गेहूँ में कौन सा है? भोपाल है, सीहोर है, उज्जैन है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुर है, हरदा है, रायसेन है व विदिशा है। मशहूर चना की बात करते हैं, विदिशा है, रायसेन है व नरसिंहपुर जिला इसमें मुख्य है। संतरा की बात कर लेते हैं, छिंदवाड़ा है, बैतूल है व होशंगाबाद इसमें प्रमुख हो जाएगा। प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के कौन कौन से कृषि के लिए? तो मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र, सबसे ज़्यादा आम की फसलें कहाँ पे? गोविंदगढ़ रीवा में, यहाँ पे ही ये अनुसंधान केंद्र है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? होशंगाबाद में, पावरखेड़ा में। मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र जी कहाँ है? खमरिया जबलपुर में सबसे ज़्यादा गेहूं अनुसंधान केंद्र और मक्का अनुसंधान बनाया गया। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? खरगोन व खंडवा में। तो कहाँ पे? खरगोन में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में चावल बड़वानी में हो जाएगा। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? इंदौर में है। दलहनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? आमलाहा सीहोर में हो जाएगा। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी जिले में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित बोहाली नरसिंहपुर में है। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका रतलाम में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान बुरहानपुर में और शिवपुरी में है। शिवपुरी है, यहाँ पे कौन सा है? शिवपुरी है। आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में और गेहूं अनुसंधान केंद्र एक अपना क्षेत्र की बात करते हैं तो कहाँ पर? इंदौर में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इसमें अपन देखते हैं किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में 5 भागों में बांटा गया है कृषि के लिए। मध्य प्रमुख फसल का क्षेत्र कौन सा है? जैसे धान चावल है, इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए पड़ेगी। लाल पीली मिट्टी इसमें चाहिए पड़ेगी। ये पूर्वी मध्य प्रदेश में सींधी, सिंगरौली, डिंडोरी में इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे गेहूं का क्षेत्र देखते हैं अपन, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, जलोढ़ मिट्टी व साधारण काली मिट्टी की आवश्यकता होगी। केंद्रीय मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल जिले में प्रस्तावित है। गेहूं चावल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। गेहूं चावल क्षेत्र में है 80 से 120 सेंटीमीटर की आवश्यकता। मिश्रित मिट्टी चाहिए पड़ेगी। सतना, पन्ना, रीवा और दमोह, कटनी में इसकी
सबसे ज़्यादा गेहूँ चावल होता है। फिर इसके बाद देखते हैं अपन ज्वार व गेहूँ की क्षेत्र कहाँ पर है, जिसमें 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता है। इसमें जलोढ़ मिट्टी व कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें क्षेत्र में देखते हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा, जैसे छतरपुर, टीकमगढ़ व निमाड़ी क्षेत्र इसमें आता है। मध्य क्षेत्र में देखते हैं ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर व शिवपुरी आता है। कपास ज्वार क्षेत्र की बात करते हैं 100 सेंटीमीटर से 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। मिट्टी काली मिट्टी चाहिए पड़ेगी। पश्चिमी मालवा क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, निवाड़ में, बड़वानी, खंडवा। मध्य भारत के पठार में नीमच व मंदसौर में होता है। मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र व मालवा क्षेत्र पठार में इसको बांटा गया है। इसमें अपन देख लीजिए, जैसे छत्तीसगढ़ का मैदान हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी मैदान हो जाएगा, कैमूर पठार व सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। इसमें इस प्रकार बांटा गया है 11 प्रकार से। सतपुड़ा का पठार है, मध्य नर्मदा घाटी का क्षेत्र हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद इसमें देखेंगे तो विंध्य पठार हो जाएगा, विंध्य पठार है, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो जाएगा, निमाड़ी क्षेत्र है, मालवा का पठार इसमें सम्मिलित है। फिर इसके बाद आ जाए ग्रिड क्षेत्र हो जाएंगे, जैसे ग्वालियर, भिंड, मुरैना में, और फिर झाबुआ पहाड़ियाँ इसमें शामिल होती हैं। मध्य प्रदेश में अब पशुधन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पशुधन मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रमुख पशु प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखते हैं प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं। पशुगणना 2019 के अनुसार केंद्र व प्रजनन केंद्र है। पशु संबंधित रोग हैं इसमें कौन कौन सी योजना है, पशु संबंधित योजना है व अन्य तथ्य अपन इसमें देखने वाले हैं। किस जिले में कौन सी पशु प्रजातियां मिलेंगी, तो जैसे गाय की सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे पशु है, फिर प्रजातियां हैं, फिर इसका विशेष किस नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे गाय है, गाय के लिए मालवी, साहीवाल है, धारपारकर है, दहाड़पारकर है, और गिर है, जर्सी है, व निमाणी जी गाय की प्रजातियां हो गई जी। इनका क्या है, निमाणी क्षेत्र, निमाणी गाय को निमाणी की रानी कहा जाता है। जो निमाड़ साइड गाय होती है वहाँ पे निमाणी गाय की रानी कहा जाता है। मालवा में देखें तो मालवा की रानी कहा जाता है। निमाड़ में निमाड़ की रानी, मालवा में मालवा की रानी गाय को कहा जाता है। बकरी के लिए क्या है, बकरी कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, जमुना पारी हो गई, सिरोही है, बीतल है, व बारफरी इसकी प्रजातियां हैं। जैसे भैंस है, मुर्रा है, भदावरी है, और मेहसाणा जिसकी भैंस की प्रजातियां होगी। सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, मुर्रा प्रजाति की भैंस होती है। इसमें जैसे सुअर की प्रजातियां कौन सी, वाइट है, यार्कशायर है, और नर व नखराह है। जिस प्रकार की प्रमुख प्रजातियां हो जाती हैं। मुर्गी है, मुर्गी में देसी में देखें तो श्यामा है, कड़कनाथ है, कड़कनाथ के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है, जैसे निर्भीक है और असील है। विदेशी की बात करेंगे तो वाइट लेग हॉर्न है और रोड ऑर्कलैड है। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ, देखिए मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। जो गौरव है मध्य प्रदेश, कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। ये देसी मुर्गे के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में मांस वाली मुर्गी की प्रजाति कौन सी है, असील है। कौन सी है, असील प्रजाति की आती है। गौवंश की बात कर लेते इसमें, जैसे बैल है, गाय है, तो 20वीं पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 18.7 मिलियन है। जो सबसे ज़्यादा गाय बैल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गोवंश रीवा जिले में पाए जाते हैं, सर्वाधिक रीवा जिले में है। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सालरिया ग्राम मालवा क्षेत्र में किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश का खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। तो कहाँ पे, खरगोन जिले में। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में गौ एम्बुलेंस की योजना कहाँ से, खरगोन जिले से की गई। मध्य प्रदेश में प्रमुख गाय नस्लें मालवी है, निमाड़ी है, थापरपारी है, और दहाड़पारकर भी आदि इसमें सम्मिलित हैं। निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी और मालवा गाय को मालवा की रानी कहा जाता है।
अब इसमें भैंस की प्रजातियां देख लेते तो भैंस की संख्या 10.3 मिलियन है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक भैंस मुरैना जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नस्लें कौन सी है? भदावरी और साहिवाड़ा है। बकरी की प्रजाति कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बकरियां सर्वाधिक संख्या में इसमें 11 मिलियन है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक बकरियां धार जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में बकरियों की संख्या नस्लों में जमुनापारी, सिहोरी है, बालूची है, बीतल, बराबरी इसमें प्रमुख है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी हो जाएगी? जमुनापारी है। बालूची मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक प्रजातियां होती हैं जहां से मांस प्राप्त किया जाता है। कौन सी? बालूची बकरी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे मुर्गियों की प्रजातियों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मुर्गी पालन पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियां हैं जैसे श्यामा है, कड़कनाथ है, देसी है, निर्भीक है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की विदेशी नस्लें लैग है, हॉर्न है और जी इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। भेड़ है, जैसे मध्य प्रदेश में सीप की बात कर लेते हैं। भेड़ है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक भेड़ों की संख्या है शिवपुरी जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक शिवपुरी जिले में भेड़ की ऊन, दूध व मांस प्राप्त किया जाता है। डॉली व नोरी एक भेड़ की विकसित प्रजातियां होती है जिसे क्लोन कहते हैं। और लोही भेड़ को सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कहा जाता है। कौन सी है? लोही। किस प्रकार की प्रजाति में सबसे ज़्यादा दूध निकलता है? तो लोही प्रजाति हो जाएगी। मैरोनी भेड़ की प्रमुख नस्ल है जिसमें सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के मुरैना जिले में टीकमगढ़ आदि स्थानों में भेड़ प्रजातियां प्रचलित हैं। मछली के लिए सबसे ज़्यादा देख लेते हैं। मछली सर्वाधिक जबलपुर जिला में उत्पादन इसका किया जाता है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं कॉमन कार्प है, सिल्वर है, कॉर्प, ग्रॉस कार्प है, रोहू है, महाशीर है व टूना। ये मध्य प्रदेश की मछली के लिए प्रमुख फसल मानी जाती है। महाशीर, मिंगल है, कतला आदि प्रमुख फसलें हो जाती। महाशीर है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। अधिक उत्पादन कहाँ से होता है? जैसे अंडा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? जबलपुर से होता है। दूध का सर्वाधिक उत्पादन मुरैना से, मछली का जबलपुर से, मांस का भोपाल में और ऊन का सबसे ज़्यादा सिर्फ शिवपुरी में ऊन प्राप्त किया जाता है। प्रजातियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जीआई टैग मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 2018 में कड़कनाथ को मुर्गे के लिए जियोग्राफिकल झड़ेकेशनल पंजीयन प्रदान किया गया है। कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति मध्य प्रदेश में, स्वर्णनाथ मुर्गा की प्रजाति कर्नाटक जिले में पाई जाती। कहाँ पे? मध्य प्रदेश का गौरव है, जीआई टैग जिससे मिला है जी कर्नाटक जिले में पाई जाती है। भेड़ प्रजनन प्रजाति जहाँ पे है, कहाँ पे है? मंदसौर में है, मुरैना है, टीकमगढ़ है, प्योरा है व शिवपुरी है। मुर्गी प्रजनन रीवा है, गुना है, झाबुआ, शहडोल, भोपाल है, ग्वालियर है, इमलीवाड़ा, छिंदवाड़ा और कटनी में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में होने वाले रोग किस जानवर या पशु में कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे रानीखेत मुर्गी में कौन सा रोग होता है? रानीखेत होता है। गला घोटू कौन में होता है? गाय व भैंस में होता है। जहरवाद ब्लैक गाय व बछड़ा में होता है। ब्लैक क्वार्टर एंथ्रेक्स किस में होता है? भेड़ व बकरी घोड़े में होता है। खुरहा रोग किस में होता है? शुअर व जुगाली करने वाले जानवरों में होता है। थनैल किस में होता है? गाय व भैंस में होता है। गाय व भैंस में कौन से? तो गला घोटू होता है और थनैल होता है। अफरा रोग किस में होता है? गाय के बछड़ा में होता है। लंपी रोग किस में होता है? गाय में होता है। मध्य प्रदेश में पशुओं के लिए संबंधित योजनाएं चलाई गई जिसमें से निम्नलिखित योजना जैसे नंदी शाला योजना गोवंश की नस्ल सुधार के लिए चलाई गई है। और गोपाल पुरस्कार योजना है, इसमें राज्य जिला विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 1559 पशुपालकों में 2,50,000 से 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। मैत्री योजना 2015 से इसको शुरू की गई है जिससे गोवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों के लिए
और 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जलदीप योजना 2007 में शुरू की गई है। मछुआरों को प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। इंदिरा सागर बांध से इसका प्रारंभ किया गया है। ई-वेट योजना दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान की जाती है। इसके बाद अपन कल देखें साथियों नेक्स्ट टॉपिक।